नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम रोज आपको एक नई और दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण में स्थित केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गांव है, कणयारपनहल्ली। 31 जुलाई 2019 की बात है। इस गांव के लोग सुबह सुबह जंगल की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। उन लोगों ने इस बात की जानकारी उस गांव के सरपंच को दी। सरपंच ने बिना देर किए इस मामले की सूचना बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सरपंच और कंट्रोल रूम से खबर पाते ही बेंगलुरु सिटी पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात अफसर को इस मामले की डायरी बनाने को कहा। पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना भी हो गए। 20 मिनट में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। उस समय तक इस घटना की खबर आसपास के गांव में फैल गई थी। देखते देखते घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने गांव के सरपंच से मामले की जानकारी ली और उसी के आधार पर जांच शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बेंगलुरु के डीसीपी भीमशंकर एस गुलेड भी मौके वारदात पर आ गए। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी थी। फोरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद डीसीपी भीमशंकर एस गुलेड ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसीपी साहब के चले जाने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका के लाश के पास से पुलिस को आईडी कार्ड या मोबाइल फोन वगैरह नहीं मिला था, जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती। लेकिन स्वस्थ सुंदर युवती के कपड़ों से लग रहा था कि वह किसी संपन्न और संभ्रांत परिवार से थी। मृतका की कलाई पर टाइटन की घड़ी थी, साथ ही वह ब्रांडेड कपड़े पहने हुई थी। उसकी गर्दन पर बना टैटू भी इस बात का संकेत था कि उसका संबंध किसी बड़े शहर से था। हत्यारे ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। युवती के सीने और पेट पर चाकू के गहरे घाव थे। सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था। उसका चेहरा इतना विकृत कर दिया गया था ताकि उसे पहचाना ना जा सके। घटनास्थल का निरीक्षण करके पुलिस ने युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी कर पुलिस टीम थाने लौट गई और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस युवती की पहचान और हत्यारे के खोज में जुट गई। पुलिस की प्राथमिकता थी युवती की पहचान करना, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच आगे बढ़ना मुश्किल था। युवती की शिनाख्त के लिए पुलिस के पास युवती के ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के अलावा कुछ नहीं था। पुलिस ने उसके ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के बार कोड का सहारा लिया। बार कोड से पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसे मार्केट कहाँ कहाँ और किन किन शहरों में है जहां मृतका जैसे कपड़े और चप्पल मिलते हैं। पुलिस की मेहनत रंग लाई। गूगल पर सर्च करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि ऐसी मार्केट दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अधिक है। यह पता चलते ही पुलिस ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की फेमस दुकानों की लिस्ट तैयार करके उनसे संपर्क साधा। पुलिस ने उन दुकानों से उन ग्राहकों की पिछले 2 सालों की लिस्ट मांगी जिन्होंने ऑनलाइन या सीधे तौर पर खरीदारी की थी। इसके साथ ही बेंगलुरु सिटी पुलिस ने उस युवती की लाश के फोटो और हुलिया दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस थाने को भेज दिया और जानने की कोशिश की कहीं किसी पुलिस थाने में किसी युवती की गुमशुदगी दर्ज नहीं है। इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बावजूद पुलिस निराश नहीं हुई। पुलिस उच्चाधिकारियों के आदेश पर जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम को दिल्ली भेजा गया और दूसरी टीम कोलकाता भेजा गया।
इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जो जानकारी चाहिए था वह कोलकाता के न्यू टाउन से मिली। मृत युवती की गुमशुदगी थाना न्यू टाउन में दर्ज थी। पुलिस को पता चला कि जिस युवती की लाश मिली है वह कोई आम युवती नहीं बल्कि सेलिब्रिटी थी जिसका नाम पूजा सिंह था। वह एंटरटेनमेंट चैनल स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती हम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसने और भी कई धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। साथ ही वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीलांस मॉडल भी थी। पूजा सिंह अपने पति सुदीप डे के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहती थी। पता मिल गया था तो बेंगलुरु पुलिस न्यू टाउन स्थित सुदीप डे के घर पहुंच गई। पता चला कि सुदीप डे और पूजा सिंह ने लव मैरिज की थी। सुदीप डे ने बताया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बुलावे पर उनके एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने बेंगलुरु गई थी। उसे 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट से कोलकाता आना था। जब वह नहीं आई तो सुदीप ने उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन पूजा का फ़ोन बंद था। जहां तहां पूछताछ करना संभव था उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर सारा दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने थाना न्यू टाउन में पूजा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने अपना काम किया पर पूजा का कोई पता नहीं लग सका। वह खुद भी नात रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करके पूजा का पता लगाते रहे। इसी बीच सुदीप के मोबाइल पर एक चौंका देने वाला मैसेज आया। मैसेज पूजा सिंह के फ़ोन से ही किया गया था। मैसेज में लिखा था कि वह हैदराबाद में है और पैसे के लिए परेशान है। इस मैसेज में एक बैंक अकाउंट नंबर देकर उसमें 5 लाख रुपए डालने को कहा गया था। यह बात सुदीप डे को हजम नहीं हुई, क्योंकि यह संभव नहीं था कि पूजा सिंह पैसे के लिए परेशान हो, और अगर ऐसा होता भी तो वह पति से सीधे बात कर सकती थी। जिस तरह से टूटी फूटी अंग्रेजी में मैसेज था वह भी गले उतरने वाला नहीं था, क्योंकि पूजा की इंग्लिश पर अच्छी पकड़ थी। मतलब साफ था कि पूजा का मोबाइल किसी गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हैदराबाद में पूजा का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। सुदीप ने पुलिस हेल्पलाइन से बैंक अकाउंट नंबर का पता लगाने की रिक्वेस्ट की तो पता चला कि वह अकाउंट नंबर बेंगलुरु के किसी नागेश नाम के व्यक्ति का था, पूरी तरह जो कि फ्रॉड था। सुदीप से मिली जानकारी से पुलिस जांच को दिशा मिल गई। सुदीप डे को साथ लेकर पुलिस टीम बेंगलुरु लौट आई। मृतका की शिनाख्त के बाद पूजा सिंह की लाश सुदीप को सौंप दी गई। दूसरी ओर पुलिस ने नागेश का बायोडाटा एकत्र करना शुरू कर दिया। पुलिस पूजा सिंह के फोन की कॉल डिटेल से नागेश का फोन नंबर पता किया। कुछ जानकारियां उसके बैंक अकाउंट से भी मिल गई। नागेश के मोबाइल की लोकेशन के सहारे 10 अगस्त 2019 को उसे टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वह टैक्सी ड्राइवर था। इस मामले में उससे पूछताछ डीसीपी भीमशंकर एस गुलेड ने खुद की। शुरू में तो नागेश ने इमोशनल ड्रामा कर डीसीपी साहब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने हथकंडे अपनाए तो वह मुंह खोलने को मजबूर हो गया और अंत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने टीवी एक्टर पूजा सिंह की हत्या की जो कहानी बताई वह सुनकर आपके भी पैर कांप जाएंगे। वह एक साधारण परिवार का लड़का था जो कि बेंगलोर के संजीवनी नगर हेगनहल्ली का रहने वाला था। माता पिता की गरीबी की वजह से उसने बचपन से ही काफ़ी कष्ट उठाए थे। महत्वाकांक्षी स्वभाव के नागेश ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी। जवान होते ही उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। नागेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। घर परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। शुरू में काफ़ी दिनों तक
नागेश ने किराए की टैक्सी चलाई। बाद में उसने यार दोस्तों की मदद और बैंक से लोन लेकर खुद की टैक्सी खरीद ली, जिसे उसने ओला कैब में लगा दिया था। लेकिन इससे भी नागेश को ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, बस जैसे तैसे काम चल जाता था। जिन दिनों उसकी मुलाकात टीवी स्टार पूजा सिंह से हुई, उन दिनों वह आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान था। दरअसल उसे हर हफ्ते बैंक को किस्त देनी होती थी, लेकिन उसकी टैक्सी के 2 हफ्ते बिना पेमेंट के ही छूट गए थे। 2 किस्तें भरने के लिए बैंक ने लेटर भेजा था। 29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह जब इवेंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु आई, तो उसने एयरपोर्ट से नागेश की ओला कैब हायर की। पुलिस उसकी कैब से वरपन्ना की अग्रहारा लॉज गई थी। उसके बाद व्यवहार से पूजा सिंह कुछ इस तरह प्रभावित हुई कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम में साथ रखने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने कार्यक्रम के लिए निकली तो रात के लगभग 12 बजे थे और वह 12 बजे के करीब वहां से वापस आई। नागेश को किराया देने के लिए पूजा सिंह ने अपना पर्स खोला और किराए के अलावा उसे अच्छी टिप भी दी। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4:30 बजे पूजा को कोलकाता वापस लौटना था। इसके लिए उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। उन्होंने नागेश को 3:30 बजे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। इसके लिए नागेश ने पूजा सिंह से 1200 रुपये मांगे, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान ली। नागेश पूजा सिंह के व्यवहार से खुश था, लेकिन होनी को टाल कौन सकता है। चूंकि सुबह 3 बजे नागेश को जल्दी आकर पूजा सिंह को लेकर एयरपोर्ट छोड़ना था, इसलिए घर ना जाकर उसने टैक्सी होटल परिसर में ही पार्क कर दी और टैक्सी की सीट लंबी कर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिमागी परेशानी ने उसे आराम नहीं करने दिया। उसे बैंक की 3 हफ्ते की किस्तें देनी थी। उसे घर खर्च के लिए और बैंक किस्त के पैसे की चिंता सताई जा रही थी। पूजा सिंह ने नागेश को जब किराया और टिप दी थी, तो उसकी नज़र नोटों से भरे पूजा के पर्स पर चली गई थी। जब उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे, तब बार बार उसकी आंखों के सामने पूजा सिंह का पर्स भी लहरा रहा था। सोचते सोचते नागेश के मन में एक खतरनाक योजना बन गई और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। पूजा सिंह को लूटकर वह अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि पूजा सिंह दूसरे शहर की रहने वाली है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मन ही मन योजना बनाते बनाते उसे नींद आ गई। उसकी नींद तब टूटी जब होटल के स्टाफ का एक व्यक्ति पूजा सिंह का सामान लेकर उसके पास आया। टैक्सी में सामान रखवाने के बाद नागेश ने तरोताजा होने के लिए अपनी पानी की बोतल लेकर मुंह पर छींटे मारे। पूजा सिंह आ गई तो उन्हें लेकर वह एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी तेजी से उसका दिमाग भी चल रहा था। काम में व्यस्त रहने के कारण पूजा ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से कैब में बैठे बैठे उसे नींद आ गई। पूजा को नींद में देख नागेश के मन का शैतान रौद्र रूप लेने लगा। उसने टैक्सी का रुख सुनसान जगह की तरफ कर दिया। पूजा सिंह की नींद खुली तो कैब के आसपास सन्नाटा देख घबरा गई। टैक्सी रुकवाकर वह नागेश से कुछ बात कर पाती, इससे पहले नागेश ने जैक रॉड से पूजा सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। नागेश पूजा सिंह का सारा सामान लेकर फरार हो पाता, इससे पहले ही पूजा सिंह को होश आ गया। वह अपने बचाव के लिए चीखते चिल्लाते हुए कैब से उतरकर रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन वह अपनी मौत से भाग नहीं पाई। नागेश ने उसे पकड़ लिया और अपनी सुरक्षा के लिए रखे चाकू से पूजा सिंह को गोद कर मौत की नींद सुला दिया। बाद में वह पूजा सिंह के शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पूजा सिंह को लूटकर वह निश्चिंत हो गया था, लेकिन उसे तब झटका लगा जब आशा के अनुरूप पूजा सिंह के पर्स से
उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जिस समस्या के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था वह पूरा नहीं हो सका। वह कैसे या क्या करे, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी पूजा सिंह का मोबाइल उसके लिए रोशनी की किरण बना। उसने पूजा सिंह के मोबाइल से उनके पति सुदीप डी को अपना अकाउंट नंबर देकर 5 लाख रुपए डालने का मैसेज भेज दिया। बस यही उसके गले की फांस बन गई। एचएम नागेश ने विस्तृत पूछताछ के बाद उसे महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जैक रॉड आदि और टैक्सी पहले ही बरामद कर ली थी। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर आप अपनी राय जरूर दें और मैसेज में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।